औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज 11th स्टैंडर्ड का एक और सब टॉपिक आपसे शेयर करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक जो है वो है स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है इसका स्कोप क्या है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे कि स्कोप की। स्कोप किसको कहते हैं? स्कोप मीन्स हम कहते हैं कि किसी सब्जेक्ट का क्या, किसी चीज का स्कोप क्या है। तो स्कोप किसको कहते हैं? इट मीन्स द सब्जेक्ट मैटर, यानी कि इसमें कंटेंट क्या है, ये इसमें मजमून क्या है, इसमें टॉपिक क्या है, ये किसके लिए मुवाफिक है। देन देयर इज इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन क्या है। एंड देन देयर इज इसका फील्ड क्या है, इसकी डीलिंग्स क्या है, ये किससे रिलेटेड है, ये किससे आधारित है, ये किससे रिलेटेड है। एंड आल्सो इट्स एप्लीकेशन, इसकी यूजेबिलिटी क्या है, इसको कहते हैं स्कोप। एंड दैट मीन्स सब्जेक्ट मैटर भी इसमें आता है, यानी कि कंटेंट इसमें क्या है, ये किससे रिलेटेड है। डोमेन इसका इसकी अपनी हद क्या है, इसका फील्ड क्या है, इसकी डीलिंग इसका ये किससे रिलेटेड है, किससे आधारित है। एंड इट्स एप्लीकेशन, और ये इसकी यूटिलिटी क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है। तो इसको कहते हैं स्कोप। तो एजुकेशनल स्कोप हम साइकोलॉजी का देखेंगे कि एजुकेशनल स्कोप ऑफ साइकोलॉजी क्या है। तो पहला जो है वो ये है कि द लर्नर, हमारा जो पहला कंसर्न है वो लर्नर है, वो बच्चा है, वो चाइल्ड है। तो लर्निंग में क्या होता है, पहले इस बच्चे की लर्निंग क्या होनी चाहिए कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, किसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होनी चाहिए। पहले तो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, क्योंकि साइकोलॉजी जो है ये नफ्सियात से ताल्लुक रखती है। तो कॉग्निटिव जो कहते हैं हम इदराक को, फहम को, सोच को, ये रिकॉग्निशन से निकला है। तो पहचान, परख जिसको कहते हैं। तो पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसमें इंटेलेक्ट भी आता है, फहम आता है, सोच आती है, समझ आती है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत ही जरूरी है इसमें बच्चे में। और एक चीज इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल जो इसके जज्बात है, जो इसके सेंटिमेंट्स है, जो इसके एहसासात है, इनकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। एंड देन देयर इज सोशल, कि सोशल समाज में उठना बैठना किस तरह है, समाज में हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हमारा एटीट्यूड, हमारा आउटलुक, हमारा उठना बैठना कैसा होना चाहिए, ये भी इसमें आता है डेवलपमेंट में। ये डेवलपमेंट बहुत जरूरी। और एक चीज है कि मेंटल हाइजीन, इसका मतलब ये है कि बच्चा जो है किसी भी किस्म की बीमारी से मुतासिर ना हो। मिसाल के तौर पर कोई डिप्रेशन का मसला हो, एंजाइटी का मसला हो, कोई और साइकोलॉजिकल मसला हो, तो इसको कहते हैं मेंटल हाइजीन। और एक चीज जो है मेंटल हाइजीन ये है कि जो अंदर का इंसान है, जो अंदर का ह्यूमन बीइंग है, जिसको कहते हैं कि मेंटेलिटी, वो मेंटेलिटी बिल्कुल साफ और शफाफ होनी चाहिए। तो ये भी एक डेवलपमेंट है तो मेंटल हाइजीन का इसमें। और एक चीज है कि एडजस्टमेंट, ये बच्चा जो है क्लासरूम में, स्कूल में अच्छी तरीके से एडजस्ट हो जाए। इसका मतलब ये है कि सोशियबिलिटी, ये मिलनसार, एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से उठ बैठ सके, मिलजुल सके। तो
یہ بھی بہت ہی ضروری ہے اس بچے کے لیے گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ میں. تو اور ایک چیز ہے یہاں پر لرننگ پروسیس. اب لرننگ جو ہے اس کا عمل شروع ہو تو اس کے لیے کون سی چیزیں بہت ہی ضروری ہے؟ وہ یہ ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ کریٹ کرے, he has to create interest and curiosity. جو بچہ ہے اس کے اندر انٹرسٹ پیدا کرے, اس کے اندر تجسس پیدا کرے, اس کے اندر ایک موٹیویشن کے ذریعے سے ایک میلان, ایک انکلینیشن, ایک رغبت سی پڑھائی کی طرف, جو بھی ٹاپک ہو اس کی طرف ایک موٹیویشن سی پیدا کرے, بچے میں انٹرسٹ پیدا کرے, رغبت پیدا کرے, تاکہ جو ہے جو لرننگ جو ہے وہ اچھی طریقے سے ہو جائے. کیونکہ بچے کا جو کنسنٹریشن ہے, اس کا جو فوکس ہے وہ اس ٹاپک کی طرف آ جائے. تو پہلا چیز. اور ایک چیز ہے کہ اس میں آتا ہے کہ لرننگ پروسیس میں یہ ہے کہ انڈیویجول اٹینشن. استاد جو ہے, استاد کو چاہیے کہ ہر ایک بچے پر نظر رکھے, کیونکہ یہ سائیکالوجی کا مسئلہ ہے. ایک استاد کو ایک سائیکالوجسٹ کا کام کرنا ہے پڑتا ہے, ایک نباز کا کام کرنا پڑتا ہے, ایک ماہر نفسیات کا کام کرنا پڑتا ہے. ہر ایک بچے کی انڈیویجولیٹی دیکھنی ہے کہ اس کی ویل بینگ کے بارے میں, اس کے جو ایموشنز ہے, اس کی جو نیڈس ہے, اس کی ریکوائرمنٹس ہے, ہر ایک چیز کی طرف اس کو نظر رکھنی ہے. اور ایک چیز یہاں پر پھر ہو جائے کہ ایکٹیویٹی بیسڈ اور لرننگ بائی ڈوئنگ. یہ جو لرننگ ہے اس کو لرننگ کہتے ہیں. ایک خود ہے ٹیچنگ, دوسرا ہوتا ہے لرننگ. تو لرننگ جو ہے وہ ایکٹیویٹی بیسڈ ہونی چاہیے. اس میں بچہ خود کام کرے, پھر رزلٹ آٹومیٹکلی اس کے سامنے آ جائے گا. تو اسی کو کہتے ہیں ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ. اس ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ میں بچہ جو ہے الرٹ بھی رہتا ہے, اس کا کنسنٹریشن جو ہے وہ بالکل اچھے معیار پر رہتا ہے, اچھے اسٹینڈرڈ پر رہتا ہے. تو لرننگ جو ہے وہ اچھی طریقے سے ہو جاتی ہے. ایک پازیٹیو لرننگ ہو جاتی ہے, ایک کانشیس لرننگ ہو جاتی ہے. یعنی کہ بچہ جو ہے باہوش و حواس کلاس میں رہ کے لرن کرتا ہے. اور ایک چیز یہاں پر ہے کہ جو ہم جس کو کہتے ہیں روٹ میموری جو ہے, رٹیفیکیشن جو ہے, جو کریمنگ ہے, اس کو اسائڈ رکھنا پڑتا ہے یہاں پر. کیونکہ لرننگ کا مسئلہ ہے, یہ لرننگ جو ہے کیونکہ آپ کو میں نے ایک بار ایک کوٹ کیا تھا, کانفیوشس ایک چائنیز ٹیچر ہے, تو اس نے کہا کہ when I listen I forget, when I see I remember, and when I do I understand. تو یہ بہت ہی اہم ہے کہ ڈوئنگ جو ہے, ڈوئنگ سے ہی لرننگ ہو جاتی ہے. اور ایک چیز ہے یہاں پر کہ لرنر کا بھی مسئلہ ہے, لرننگ پروسیس بھی ہے. اب ہے لرننگ سچویشن. کہ کس سچویشن میں, کس حالت میں بچہ اچھی طریقے سے لرن کر پاتا ہے, سیکھ پاتا ہے کسی بھی کنٹینٹ کو, کسی بھی ٹاپک کو, کسی بھی ٹرمینالوجی کو, کسی بھی کنسیپٹ کو. تو لرننگ سچویشن میں پہلے ہی آتا ہے کنڈیسیو ایٹماسفیئر. کنڈیسیو ایٹماسفیئر جو بچہ ہے اس کے لیے کلاس روم میں, اسکول میں, انوائرمنٹ میں, آؤٹ سائڈ بھی ایک اسٹیبلائزیشن ہونی چاہیے, ایک پیس ہونا چاہیے, ایک سیرینٹی ہونی چاہیے. اور جب وہ کلاس میں آئے تو کلاس میں اس کا جو یعنی کہ جس کو کہتے ہیں سوچ سمجھ جو ہے, اس کو کوئی اینگزائٹی نہیں ہونی چاہیے, کوئی ڈپریشن بھی نہیں ہونی چاہیے, کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے, کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے کسی بھی قسم کا. تو کنڈیسیو ایٹماسفیئر اس بچے کے لیے ہونا بہت ہی ضروری ہے لرننگ کے لیے. ٹھیک. اور ایک چیز استاد کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کلاس روم
मैनेजमेंट, यानी कि क्लासरूम मैनेजमेंट में पहले ही आता है कि बच्चों की जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो किस तरह है। और एक चीज कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ बारफ होते हैं, उनकी सीटिंग कहाँ पर हो, यानी कि जो छोटे होते हैं, छोटे कद के होते हैं, वो कहाँ पर क्लास में है। और एक चीज लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि डिसिप्लिन जो है क्लास में वो कैसा है। बच्चे बुइंग तो नहीं करते हैं, कोई शोर तो नहीं मचाते हैं, किसी किस्म की प्रॉब्लम तो इनको नहीं है। और एक चीज, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जिनको दिव्यांग बच्चे कहते हैं, जो स्पेशली एबल्ड बच्चे होते हैं। कोई किसी को आई साइट वीक होता है, कोई डेफ होता है, तो इनके लिए भी ख्याल रखना पड़ता है उस्ताद को वहाँ के क्लासरूम मैनेजमेंट में कि इनकी लर्निंग कैसे हो पाएगी, वो भी अहम मसला है। और एक चीज कि फिर अगर कोई प्रॉब्लम दरपेश आए, किसी भी बच्चे को कोई भी मसला हो, चाहे तो कोई डोमेस्टिक प्रॉब्लम हो, चाहे कोई सोशल प्रॉब्लम हो या कुछ और प्रॉब्लम हो, तो एक उस्ताद को एक बिल्कुल फर्स्ट एड देना है, यानी कि काउंसलिंग करनी है, गाइडेंस करनी है, रेड्रेसल ऑफ द इशू जो है, जो कोई प्रॉब्लम है उसका रेड्रेसल करना चाहिए। अगर खुद ना हो सके तो पेरेंट की कोऑपरेशन से, उनकी कोलैबोरेशन से वो मसला हल हो जाएगा। तो ये बहुत ही अहम है कि लर्निंग सिचुएशन बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, एक कंडीसिव एटमॉस्फेयर होना चाहिए, फिर अच्छी तरीके से बच्चा जो है क्लास में लर्न कर पाएगा। तो और एक चीज कि टीचिंग सिचुएशन, एक थी लर्निंग सिचुएशन, दूसरा है कि टीचिंग सिचुएशन, कि एक उस्ताद जो है ये टीच कैसे करेगा। क्योंकि ये टीचिंग जो है ये एक ऑर्थोडॉक्स टर्म अब बन गई है, ये एक अब पुरानी टर्म है, अब टीचिंग नहीं होती है। एक उस्ताद को एक फैसिलिटेटर यानी कि उस्ताद को अब आजकल जो भी कुछ क्लासरूम में उसको शेयर करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे जो है, बहुत सारे बच्चे जो है, उनके पास ऑलरेडी नॉलेज होती है, इंफॉर्मेशन होती है किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, और उस्ताद को उसमें से जो पेचीदा मसले होते हैं, जो हॉट स्पॉट्स होते हैं, उनको बच्चों के साथ शेयर करना है, यानी कि गिव एंड टेक का मसला आजकल है। तो एक उस्ताद को फैसिलिटेटर का काम करना पड़ता है, एंड देन देयर इज उसको एक गाइड का काम करना पड़ता है, डायरेक्टर का काम करना पड़ता है, एक फ्रेंड का काम करना पड़ता है, एक काउंसलर का काम करना पड़ता है, और एक साइकोलॉजिस्ट का। तो टीचिंग सिचुएशन में ये बहुत ही अहम है कि क्योंकि ये जो नई ट्रेंड जो एजुकेशन की है वो ये है कि ये चाइल्ड सेंटर्ड, आज चाइल्ड सेंटर्ड जो है करिकुलम है, और चाइल्ड सेंटर्ड जो लर्निंग होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है अब मेन फोकस होना चाहिए क्लास में, फिर अच्छी तरीके से लर्निंग हो पाएगी। उस्ताद को बिल्कुल एक एक्टिव पार्टिसिपेंट के तौर पर वहां पर उन बच्चों को ऑब्जर्व करना है, उनकी एक्टिविटी ऑब्जर्व करनी है कि कौन बच्चा कोई कुछ लैग करता है, किसमें कुछ ज्यादा रिचनेस है लर्निंग में, वो भी देखना बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए उस्ताद को एक फैसिलिटेटर का काम करना पड़ता है, गाइड का, डायरेक्टर का, फ्रेंड का, काउंसलर का, साइकोलॉजिस्ट का, ये बहुत ही अहम उस्ताद के लिए। और एक चीज कि लर्निंग एक्सपीरियंसेस, जो लर्निंग जो है ये एज पर निर्भर है, ये कैपेबिलिटी पर निर्भर है, ये कॉम्पिटेंसी, यानी एक बच्चे की सलाहियत, उसकी सकत, उसका जो उसकी जो फहम है, उसका जो सोच है, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, जो
अल्लाह ताला ने पहले ही से रखी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बॉर्न जीनियस होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका IQ थोड़ा वीक होता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मद्देनजर रखकर एक उस्ताद को लर्निंग जो है वो करानी पड़ती है। तो लर्निंग एक्सपीरियंसेस इसमें पहले क्या आता है कि पहले जब हम बात करते हैं कि जो पहले जो एजुकेशनिस्ट थे उन्होंने पहले ही एक एज रखी थी कि +5 या 6 इयर्स का बच्चा होता था जिसको फर्स्ट में जिसका इंद्राज होता था, जिसको एडमिट किया जाता था। लेकिन आजकल क्या है कि प्री प्राइमरी सेक्शन में हम सिर्फ 3 साल के बच्चे को लेते हैं। तो वो वहां पर यानी कि उसकी जो समझ और इदराक और फहम जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं होती है, उसमें उतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है। तो इसके लिए बहुत ही अहम है कि प्री प्राइमरी क्लासेस में एक बहुत ही जरूरी है कि वहां पर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड देन देयर इज राइटिंग, ये जो 4 स्किल्स है बस यही होनी चाहिए। ज्यादा दबाव वहां पर नहीं होना चाहिए कि बच्चे को वहां पर सिर्फ मेंटली एंगेज किया जाए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही एंगेज है, एम्प्लॉयड है। तो प्री प्राइमरी या जो क्रैक्स होते हैं जिनको बाल मंदिर भी कहते हैं, अच्छा मॉन्टेसरी स्कूल्स है, किंडरगार्टन्स है, तो वहां पर जो बच्चा है उसको सिर्फ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, यही 4 स्किल्स वहां पर इनको सिखानी चाहिए। इसमें से आता है लैंग्वेजेस आती है, इसमें से थोड़ा बहुत अरिथमेटिक आता है, यानी कि सिर्फ काउंटिंग आती है। तो ये चीजें बहुत ही जरूरी है कि लर्निंग के बच्चे की जो कॉम्पिटेंसी है, उसकी जो कैपेबिलिटी है, उसको मद्देनजर रखकर लर्निंग होनी चाहिए। और एक अहम चीज ये भी है कि बच्चे पर यानी कि वर्कलोड नहीं होना चाहिए। आजकल बहुत इस पर चर्चा हो रही है, इस पर अब एक सोच विचार हो रहा है कि बच्चे का जो बैग है, जो किताबों का थैला जो है वो बहुत भारी हो चुका है, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ गए हैं, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स है, उसको कैसे कम किया जाए, उस वर्कलोड को कैसे कम किया जाए। अच्छा, बहुत सारी चीजें ऐसी है कि ये भी आया है कि 5th तक या 2nd 5th तक तकरीबन कि बच्चे को कोई भी होम टास्क या होम असाइनमेंट नहीं देना चाहिए। ये भी बहुत ही अहम मसला बन गया है। और एक चीज आखिर पर हम बात करेंगे कि एवेल्युएशन ऑफ लर्निंग, जो बच्चे ने लर्न किया है अब इसकी एवेल्युएशन हो, इसकी अब असेसमेंट हो कि बच्चे ने क्या लर्न किया है। तो इसके लिए पहले ही बच्चे को, एक उस्ताद को चाहिए कि पहले ही अनाउंसमेंट करे एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की। इसका मतलब ये है कि बच्चों कल आपका एक एवेल्युएशन है, उसको हम बिल्कुल प्ले वे मेथड में, उसको एक खेल में हम करेंगे। आपको घबराने की कोई बात नहीं है, एक साइकोलॉजिकल टच वहां पर दे दे उस्ताद, क्योंकि जो एग्जामिनेशन होता है, जो एवेल्युएशन होता है, इसका बहुत ही खौफ और डर होता है बच्चे में। तो एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे कि कल जो बच्चा अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा उसको एक इनाम मिलेगा, एक बहुत अच्छा इनाम मिलेगा। तो ये बहुत ही जरूरी है एवेल्युएशन के लिए। तो एवेल्युएशन जो है ये फॉर्मेटिव भी होती है, जिसको फॉर्मेटिव टेस्ट कहते हैं, और समेटिव टेस्ट भी जिसको कहते हैं। तो फॉर्मेटिव जो है, जो क्लासरूम चलता है, और फॉर्मल स्कूलिंग जो होती है, फॉर्मल क्लास वर्क जो होता है, उसमें एवेल्युएशन किया जाता है। उसमें बच्चे को क्वेश्चन पोज किया जाता है क्लास में ही उस्ताद के जरिए से, उसको फॉर्मेटिव टेस्ट कहते हैं। और समेटिव टेस्ट एट द एंड ऑफ द लेसन, एट द एंड ऑफ द सेशन, एट द एंड ऑफ द यूनिट,
اس کو سمیٹری ٹیسٹ کہتے ہیں. تو اس طرح سے ایویلویشن ہوتی ہے. تو ایویلویشن کے لیے بھی ایک استاد کو ایک اچھے نباز کا کام کرنا چاہیے کہ بہت سارے بچے جو ہے جو ہی ایویلویشن کا ایگزامینیشن کا نام سنتے ہیں تو گھر بیٹھ جاتے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. تو آج ہم نے آپ کے بارے میں آپ کو اسکوپ آف ایجوکیشنل سائیکالوجی اس کے بارے میں آپ سے چرچا کی ہے. آپ کو کچھ اس کے بارے میں انفارمیشن دے دی ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی. آپ خوش رہو، خوشحال رہو.